Hello, myself Nishant from Concept Lab. CBSE की 11th क्लास टर्म 2 के लिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर हम रन कर रहे हैं उसका आज ये 4th लेक्चर रहेगा, जिसमें कि हम 3 फेज ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे। तो 12th लेवल तक तो वही सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेज ऑफ मैटर है। तो किस तरीके से एक फेज दूसरे में ट्रांसफर होती है, कब हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कब वो हीट रिलीज करती है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सॉलिड लिक्विड गैस की आपकी 3 प्रॉपर्टीज, 3 स्टेट ऑफ मैटर हुए। तो लिक्विड से गैस का जाना और गैस से लिक्विड का जाना हमने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन से दिखा रखा है। ऐसे सॉलिड से लिक्विड की तरफ और लिक्विड से सॉलिड की तरफ, वो हमने रिवर्स रास्ता में ब्लू लाइन से दिखाया। ठीक है जी। तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, वो मैं कर भी देता हूँ। तो सॉलिड से गैस सीधी जैसे आपकी किसकी कैम्फर की हो जाती है। छोटा सा करेक्शन है तो कैम्फर यानी कपूर। तो कपूर जो होता है सॉलिड से सीधे किस तरफ चला जाता है, आपका गैस की तरफ। जबकि इसका जो उल्टा रास्ता ले, यानी मैं एरो इधर कर दे रहा हूं गैस से सॉलिड की तरफ, तो इसका नाम है आपका HOAR, फ्रॉस्ट, ओवर फ्रॉस्ट। तो ये करेक्शन था, मैंने सबसे पहले यही कर दिया। बाकी इन सब टर्म से आप परिचित हैं। लिक्विड है यानी पानी है, पानी को आपने गर्म किया, बॉईल होता है, गैस बन जाती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपराइजेशन। ऐसे ही गैस जो है ठंडी होके लिक्विड की ड्रॉप में बदल जाती है, तो इस रास्ते को हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। ऐसा अक्सर होता है एसी वगैरह के पीछे साइड आप देखेंगे तो थोड़ी सी नमी ट्यूब्स पर, कॉपर ट्यूब्स के ऊपर वाटर ड्रॉप्स आ जाती है, तो वो कंडेंसेशन का ही उदाहरण है कि वो इतने ठंडे होते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर वहां पर जाकर कंडेंस हो जाती है और लिक्विड छोड़ देती है अपना। ठीक है जी। तो लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो वो टर्म कहलाती है वेपराइजेशन, और गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है तो उसको हम बोल रहे हैं कंडेंसेशन। ऐसे ही सॉलिड है, जैसे आइस का पीस ले लिया, तो आइस का पीस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं फ्यूजन, और वाटर का जो लिक्विड है फिर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग। फ्रीज तो एक बहुत कॉमन वर्ड, हम फ्रिज के अंदर ही पानी रखते हैं और फिर वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट वाला मैं सबसे पहले बताया था, फ्लेवर बता दे रहा हूं। तो सॉलिड जैसे हमने कपूर या कैम्फर ले लिया जो हम पूजा वूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कपूर लिया है, यदि वो कपूर को आप जैसे प्लास्टिक की डब्बी से बाहर निकाल के छोड़ भी देंगे तो पता है वो सब्लिमेशन हो जाता है उसका, यानी वो जो कपूर है वो इस रास्ते से सीधा सीधा गैस में बदल जाता है। जबकि उल्टा चले, गैस कब सॉलिड में बदल जाएगी, गैस जब सॉलिड में बदल जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होअरफ्रॉस्ट। तो होअरफ्रॉस्ट का एग्जांपल आपको क्या हो गया कि बादल से बर्फ बन रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार ऊपर से बर्फ की स्नोफॉल होता है ना, और जबकि बादल तो आपके क्या स्टीम से, भाप से बने थे, तो भाप सीधी सीधी बर्फ में बदल जाती है, तो उस प्रोसेस को हम ये HOR होअरफ्रॉस्ट बोल रहे हैं। तो जो सीखा है उसको फिर से एक बार देख लें। हाँ, तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉलिड फेज इनटू द लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग, एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लिक्विड फेज इनटू सॉलिड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग और फ्यूजन। The constant temperature at which the solid phase of a substance changes into a liquid phase is called the melting point of the substance। तो छुटपुट डेफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको राइट डाउन कर लें, जब इसका मैं इस्तेमाल आगे चल के करूंगा। The process of changing the liquid phase into the gaseous phase is known as vaporization, and the process of changing the gaseous phase into the liquid phase is called condensation। इन सब के बारे में कुछ कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये ग्राफ मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था, जब हम पिछला लेक्चर डील कर रहे थे।
एक बार फिर, क्योंकि यहाँ पे तीनों फेज प्रेजेंट है, आइस मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड स्टीम यानी कि गैस। तो हम फिर से कर्व एक बार देख लेते हैं। तो ये वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है और हीट की सप्लाई चल रही है, तो क्यू सिंबल जो हीट का है, तो क्यू हीट की आप इसमें सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपने हीट की सप्लाई की और हमने मान लिया कि आइस का पीस था, सॉलिड आइस का पीस था, तो वो मान लीजिए किसी माइनस टेम्परेचर पर रहा होगा, तो उसको आपने लगातार हीट दी, तो माइनस का टेम्परेचर आपका जीरो की तरफ गया। तो सबसे पहले तो ये वाला लाइन क्या बता रहा है कि भाई हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका मतलब फेज तो बदल नहीं रही, ठीक है। जब फेज बदलती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और फेज बदलने को हम इस ग्राफ में कांस्टेंट लाइन से दिखाते हैं, यानी इस जगह पर फेज बदल रहा है और एक इस जगह पर फेज बदल रहा है। बाकी यहाँ पर फिर से देखिए टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है जी, क्योंकि टेम्परेचर का वाई एक्सिस है ना, तो जब उसकी तरफ उठेगा तभी हम मानेंगे कि टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो कोई आइस रही होगी माइनस टेम्परेचर पर, उसको आपने शुरू में हीट दिया है, तो वो पहले तो 0 डिग्री की आइस बनेगी, और 0 डिग्री पे आइस बनने के बाद उसका फिर लगातार फेज चेंज होगा, क्योंकि आप हीट की लगातार सप्लाई दे रहे हैं। फिर एक बार वो पानी बन गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि सारी आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गई। इनिशियल पॉइंट बी क्या बता रहा है कि भाई आइस ने जस्ट पानी बनना स्टार्ट किया है ना, कुछ 1% आइस पानी में कन्वर्ट हो गई होगी, यहां पर आता है कि वो 100% आइस जो है पानी में कन्वर्ट हो गई। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है उसको आप फिर से हीट दे रहे हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी कहां पर पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पर, ठीक। अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है, इनिशियली उसका कुछ पार्ट स्टीम बनेगा, और जब हम लास्ट में आएंगे इसका मतलब 100% बॉइलिंग वाटर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद में आप हीट दे रहे हैं तो वेपर जो है वो सुपर हीटेड स्टीम या सैचुरेटेड स्टीम में बदलती चली जाएगी। तो ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि भाई जैसे जैसे हीट देते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से। अब जो कुछ हमने किया है उसको फिर से एक बार समझ लें। तो मेल्टिंग जब हो रही थी तो आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे थे, बिल्कुल सही। तो हम भी जानते हैं कि बर्फ का टुकड़ा लेके हम रूम में छोड़ दें तो क्या हो रहा है, बर्फ का टुकड़ा तो 0 डिग्री पर, और रूम में कुछ ना कुछ गर्मी रहती है, भाई नॉर्मल 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड होता ही है, तो वो बर्फ का टुकड़ा लगातार रूम से हीट लेता हुआ अपने आप को पिघलाता रहता है। वेपराइजेशन और बॉइलिंग, इसमें भी सही बात है, सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं। अरे भाई अपने आप तो वेपर बन नहीं आती, चाय के बर्तन में पानी रख के जब हम उसे गैस पर उबालते हैं तो वो लगातार हीट सप्लाई कर रहा है, कौन, जो भी गैस का चूल्हा है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है, पानी को हमने फ्रीजर में रख दिया, तो पानी तो जब हमने टेप वाटर जो लिया है वो तो 25 डिग्री 20 डिग्री के आसपास का होगा। अब उसको फ्रीजर में रख देंगे तो फ्रीजर लगातार उस 20 डिग्री वाले पानी में से हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, इसका मतलब सही है उस पानी में से लगातार हीट जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। कंडेंसेशन, ये भी बताया आपको, एसी की जो पिछली कॉपर ट्यूब होती है उस पर आप कई बार ड्रॉप ड्रॉप देखिएगा, तो जो सराउंडिंग एयर होती है वहां पर जाकर अपनी हीट को रिलीज कर देती है, और जो भी पानी है वहां पर ड्रॉप्स में दिखने लगता है। सब्लिमेशन तो भी बताया आपको, सब्लिमेशन तो कप पूरे कैंफर की बात चली है, तो कैंफर को जैसे ही आप उसके बंद डिब्बी या रैपर में से निकाल के बाहर रखिएगा, सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, इसको हीट सप्लाई मिलती है और वो गैस में चला जाता है। हॉट फ्रॉस्ट उल्टा प्रोसेस है, तो हॉट फ्रॉस्ट में क्या होगा कि वही मैंने आपको बताया, जो बादल होते हैं वो बहुत ठंडे होकर एकदम से अपने वेपर को सीधा सीधा आइस में यानी स्नोफॉल हो जाता है, तो उस केस में हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम, यानी जो क्लाउड होते हैं वो अपनी हीट को एकदम से रिलीज कर देते हैं, तो उनकी जो वेपर है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो छोटी टर्मिनोलॉजी थी, आपने जनरल साइंस में भी छोटी क्लासों में कभी ना कभी कोई बुक पलटते हैं तो पता चल जाता है, फिर भी मेरा काम था इसलिए मैंने आपको बताया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर कि तीनों की तीनों फेज एग्जिस्ट करती हैं। तो जो भी हमने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी आइस भी, पानी भी और स्टीम भी, तो वो तीनों की तीनों फेज जहां पर एग्जिस्ट करती हैं उसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं।
सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच थ्री स्टेट, कोई सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर ऑफ वाटर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर का डाटा है, वो भी मैं आपको बता दूं। हाँ, तो वो डाटा कितना है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए जो कोऑर्डिनेट है टेम्परेचर का तो इतना आएगा 273.16, प्रेशर का ये रहा आपका 610.42 पास्कल, या पास्कल की बजाय आप यदि मिलीमीटर और एचजी में चाहे तो ये डाटा है। तो इतने टेम्परेचर यानी 273.16 केल्विन और 610.42 पास्कल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि तीनों की तीनों फेज ऑफ वाटर एग्जिस्ट करती है। हालांकि ये प्रेशर तो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा ऑर्डिनरी प्रेशर कितना होता है 76 मिलीमीटर में, तो 760 है ना, तो मिलीमीटर में हमारा कितना है 760 mm ऑफ Hg, पर उसके रिस्पेक्ट में तो बहुत ही कम है। तो बहुत ही छोटे प्रेशर के लिए ऐसा होता है कि वहां पर ये तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करती है। तो ये कर्व मैंने अब आपके सामने खींच लिया है फेज ऑफ मैटर का। तो ये क्या बता रहा है कि ये रीजन जो है सॉलिड, ये हो गया आपका इस तरफ वेपर, ठीक है जी। और जो कर्व पीएन है, ये वाला पीएन कर्व जो है वो आपका कहलाता है स्टीम लाइन। स्टीम लाइन में क्या होगा कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा आपका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको तीनों पहले पूरा कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको इसको दिखाता हूं। ये लीजिए, हाँ, अब मैं आपको इसको दिखाता हूं। इस तरफ तो है आपका बॉइलिंग पॉइंट, तो ये डाटा जो है वो तो है बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और जबकि हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो ये आपका है क्या मेल्टिंग पॉइंट। तो ये वाली लाइन ये बता रही है स्टीम लाइन का स्लोप क्या हो, पॉजिटिव होगा। यहां पर आप स्लोप खींच के देख लें, तो जो स्लोप है वो स्टीम लाइन का, देखिए स्टीम लाइन को अंदर रखो, स्टीम लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब हो जाएगा कि इस लाइन पर जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जा रहा है। और ये कहीं प्रेशर कुकर में ये प्रिंसिपल है कि प्रेशर कुकर में आप जब ऊपर से ढक्कन लगाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाएगा, जिससे कि पानी अपनी फेज बदलने से पहले सारी गर्मी उसके अंदर जो भी आप सब्जी वगैरह उबाल रहे हो उसको देता रहेगा। जबकि ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। इसको मैं उल्टा खींचता हूं, ये इसका स्लोप आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव है। नेगेटिव इसका होता है जिसमें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका कम होता चला जाता है। तो इस लाइन में जो नेगेटिव स्लोप की, इसमें प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर रिड्यूस करता चला जाता है। तो हम अपने नॉर्मल एग्जांपल से देखें, सॉलिड का मतलब क्या था आपका आइस, लिक्विड का मतलब आपका क्या वाटर, और वेपर का मतलब आपका क्या स्टीम। तो ये लाइन है इंटरफेस किसका, वाटर एंड आइस का। ये लाइन किसका इंटरफेस है, आइस एंड वेपर का। तो आइस से वेपर, ये वेपर से आइस को हमने किससे दिखाया, सब्लिमेशन से। ये दूसरा नाम क्या था उसका, HOR, होरफ्रॉस्ट। सिमिलरली यहां पर देखें तो ये लाइन किसका इंटरफेस है, लिक्विड एंड स्टीम का, ठीक है जी। तो लिक्विड से स्टीम हो रहा है तो वेपराइजेशन, उल्टा जा रहा है तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। सिमिलरली सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड को हमने क्या बोला, फ्रीजिंग, और ये क्या बोला आपने, मेल्टिंग। तो ये कर्व अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है, पर जो काम की बात है वो यही है कि आप इस एक्सिस पर बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिएगा। तो स्टीम लाइन पर क्या होगा कि पॉजिटिव स्लोप है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, है ना, तो इसमें देखिए प्रेशर बढ़ाने के एक्सिस पर डालिए तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, जो कि हमारे प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल है। इस सेक्शन में चले आ रहे हैं तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, आप बढ़ा के देखिए, तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो नेगेटिव स्लोप पे तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। तो इधर हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। और जहां ये
तीनों कर्व मिल रहे हैं, वो आपका क्या है, वही ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उसका फिजिकल वैल्यू क्या है भाई, प्रेशर इलेक्ट्रॉन में इतना है और टेम्परेचर में आपको बताइए ये लिख भी रहा है, तो टेम्परेचर में 273.16, प्रेशर इलेक्ट्रॉन में आपका ये वाला। और शायद आपकी बात पता हो कि मून पर क्योंकि बहुत कम प्रेशर है तो आइस जो है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसका लिक्विड फेज आता ही नहीं। तो जब आप पूछेंगे सर ऐसा कहां होगा कि सॉलिड सीधा वेपर में कहां चला जाएगा, मून पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है चंद्रमा पर कि सॉलिड जो है यानी आइस जो है वो सीधी वेपर में चली जाएगी, क्योंकि वहां का प्रेशर बहुत ही कम है, क्योंकि ये पॉइंट ही इतने कम प्रेशर को बता रहा है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम समझते हैं ना 760 mm, तो जरा सोचिए 760 के सामने ये पॉइंट ही कितना छोटा है, इसके और नीचे की तरफ जाएंगे यानी इससे और लोअर प्रेशर पे जाएंगे तो वाकई में सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में चला जाएगा, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर उल्टा भी सच है, जिसको हम क्या बोल देंगे होरफोर्स लाइन। सब्लिमेशन का दूसरा नाम क्या है, होरफोर्स लाइन, जो डिपेंड करता है कि आप सॉलिड से वेपर की तरफ आ रहे हैं या वेपर से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटी आपकी सब्लिमेशन कर्व या होरफोर्स पे रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टेंपरेचर राइज कर रहे हैं टेंपरेचर डाउन कर रहे हैं। जब टेंपरेचर राइज करेंगे तो उधर से इधर आएंगे, टेंपरेचर डाउन करेंगे तो उधर से इस तरफ आप जाएंगे। तो काफी अच्छा उसमें भी समझा हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ब्लू कलर के सेक्शन है, मैंने भी आपको यहाँ सब समझाने की कोशिश की है, तो ये बहुत ही काम का कर्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने बात बता दी, पर यदि आपने नहीं सुनी है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो आपका वेपराइजेशन कर्व या स्टीम लाइन थी, वहां पर स्लोप क्या था, पॉजिटिव, जिसका मतलब वही कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर का इंक्रीज होगा, जैसा कि प्रेशर गर्म होता है, क्योंकि यहां पर आपके सामने एक लाइन खींची हुई थी, उसका स्लोप पॉजिटिव था। ठीक है, प्रेशर को भी बात तो बताई थी। द कर्व पीएम, यानी ये वाला इसकी बात कर रहा है, पीएम शोज द वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते ही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी कि उल्टा रिलेशन है पिछली बार से, तो ये डिक्रीज हो रहा है जबकि इंक्रीज हो रहा है। यही समझाने के लिए मैंने आपको बोला भी है, यहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में मिल भी चुका है। और जो सबसे नीचे की लाइन थी वो आपकी सब्लिमेशन और होरफोर्स लाइन कहलाती है, और इस कर्व पर आइस और स्टीम इक्विलिब्रियम में होते हैं। टेंपरेचर बढ़ा देंगे तो आप आइस से स्टीम की तरफ कूद जाएंगे, और टेंपरेचर घटा देंगे तो स्टीम से आइस की तरफ कूद जाएंगे। और जो सबसे नीचे वाला कर्व था PQ कर्व, इट शोज द वेरिएशन ऑफ सब्लिमेशन पॉइंट विद प्रेशर। तो all the three line PM, PN and PQ meet at a single point, which is called the triple point of water. The triple point of water पर तीनों फेज को एग्जिस्ट करती हैं। अब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो ये सब ऐसा नहीं देख सकते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ही बड़ा डाटा है 760 mm, जबकि मैंने आपके सामने कितना छोटा बताया 4.58 mm, तो दोनों में बहुत कई गुने का फर्क है, 150 गुने का फर्क है। इसलिए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो ये सब चीजें नहीं देख सकते, बट बहुत लोअर प्रेशर पर ये तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो एट द कॉरस्पॉन्डिंग टेंपरेचर प्रेशर दोनों बता दिए, डाटा आपको पहले लिख के बता दिए। अब हीट ट्रांसफर का जस्ट आपके सामने स्टार्टिंग तो करेंगे, पर आज इसको एंड नहीं करेंगे। तो हीट ट्रांसफर के 3 तरीके आपके सीबीएसई की बुक में भी दे रखे हैं। तो हीट किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाती है ड्यू टू टेंपरेचर डिफरेंस, क्योंकि हीट के लिए बोला भी था कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। तो 3 रास्ते होंगे इसके, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी आर, कंडक्शन से शुरुआत करूंगा तो पहले कंडक्शन ही बोल रहा हूं, कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर लास्ट में रेडिएशन पढ़ाएंगे। तो 3 रास्ते हैं, फिर से आपके सामने दिखा दी। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया हुआ है कि मान लीजिए किसी जगह आपने ठंड के दिन है, आज यहाँ पर भी गोवा में बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे लग रहा है अभी 5-6 डिग्री है, वैसे भी हम थोड़ा बेसमेंट में है, तो हर जगह पर ठंड काटने की कोशिश कर रही है हमको।
तो बहुत सारे लोग अलाव जलाते हैं, लकड़ी जला रखी है, तो यदि हाथ आपने ऊपर की तरफ रख दिया तो उठती हुई गर्मी क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि गर्म कर रहे हैं ना आप, आग जला दी तो गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी, ऊपर की तरफ भागती है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ चढ़ जाती है वो, तो ऊपर की तरफ भी हाथ रख दिया तो वो हो गया कन्वेक्शन। जबकि इसके अंदर कोई लोहे की रॉड वगैरह फ्लेम के आसपास रख दी तो कंडक्शन किसमें होगा? मेटल में। तो कंडक्शन किसमें होता है? मेटल के अंदर। तो वो मेटल की रॉड गर्म हो जाएगी, तो हमको उसको पकड़ने के लिए हमने यहाँ पे ग्लव्स जैसे दिखा रखे हैं। वैसे भी मान लीजिए आपको चाय बनाने की वो पतीली होती है, उसमें कुछ चम्मच डालते हैं, तो वो चम्मच जैसे डालते हैं गर्म हो ही जाती है, तो बर्नर पे कोई भी मेटल की चीज रख देंगे तो आपकी होती गर्म हो जाती है। तो कन्वेक्शन में तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस हीट ऊपर की तरफ उठ रही है, इसमें मेटल के अंदर जा रही है, और रेडिएशन को कोई मेटल की जरूरत, मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। तो रेडिएशन जब आप साइड में बैठे हाथ तापेंगे तो ना तो आपने मेटल रखा है, ना आपको कन्वेक्शन के थ्रू मिल रहा है, जस्ट विदाउट मीडियम ही आपके पास रेडिएशन में हीट पहुंचने लगती है। कंडक्शन की जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, बाकी मेन इसको अपन अगले वीडियो में ही कवर करेंगे। The process of transmission of heat energy from one place to another without movement of the particle of the medium is called conduction. तो एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, जस्ट ऑसिलेशन हो जाता है अपनी जगह पर, ऑसिलेशन होकर पड़ोस वालों से टकराएंगे और पड़ोस वालों से टकराकर अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, और इस तरीके से वो आगे 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 हीट ट्रांसफर होती जाती है। जैसे अपन ने सब्जी बना रहे किसी बर्तन में या चाय उबाल रहे हैं, तो जो मेटल का बना हुआ कंटेनर उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो मेटल के बना हुआ कंटेनर को गर्मी ट्रांसफर हो जाती है और पूरा पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, आप ऊपर से भी टच करते हो तो भी आपका हाथ जल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये इंसुलेटिंग प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं कि आप यदि इसको पकड़ भी लें तो आपका हाथ नहीं जले, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर वो हीट ट्रांसफर नहीं होती। मैं जनरली कंडक्शन किसमें मेटल की बात कर रहा हूँ। और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है, तो पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ते, जस्ट हिलेंगे और पड़ोस वाले से टकरा के अपनी गर्मी उसको ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो अगला वाला अगले को ट्रांसफर कर देता है। इस तरीके से इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है। अब हमने कोई मेटल की रॉड दिखा दी है, वो मेटल की रॉड जो है दो डिफरेंट टेम्परेचर पर है। मान लीजिए वो बर्नर साइड में रखती है, मेरे हाथ की साइड में, तो ये ठंडा रीजन है और वो बर्नर वाला गर्म रीजन है, तो हीट जो है वो गर्म से ठंडे की तरफ चल रही है। ठीक है जी। तो डी विड्थ की मानी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेना, और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी के मान लेना है ना। थर्मल कंडक्टिविटी का अपन के सिंबल लेंगे, जैसे रेजिस्टिविटी होती है इलेक्ट्रिकल में, वैसे यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी नाम की टर्म होती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का तो उसमें टेम्परेचर नहीं बदलता है एट द इक्विलिब्रियम, बट अलोंग लेंथ जब बढ़ते चले जाओगे तो इस तरीके का प्रोफाइल आता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता इन द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब काफी देर हो चुकी है एक्सपेरिमेंट शुरू किए हुए। तो जब हीट जो है फ्लो स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका होगा, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर समय के साथ नहीं बदलेगा। पर ये तो सच है, जो एंड गर्म साइड में रखा है टेम्परेचर हाई होगा, जो एंड लोअर ठंडे साइड में रखा है टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर प्रोफाइल लगातार घटती हुई होगी। मान लो इस मैं 90 डिग्री दिखा रहा हूं, तो दूसरे पॉइंट पर 80 डिग्री, फिर अगले पॉइंट पर 60 डिग्री, और इस तरीके से। तो लेंथ वाइज देखें तो टेम्परेचर गिरता हुआ होगा, पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो वहां टेम्परेचर हमेशा फिक्स बना रहेगा। ये वो कहना चाहता हूं। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये होता है भाई, जो हॉट एंड था और जो कोल्ड एंड था दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस करके पूरी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। तो द चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। यूनिट आई जाएगी बड़ा आराम से, टेम्परेचर क्या होती है केल्विन, और डिस्टेंस क्या होती है मीटर। डायमेंशन क्या बड़ा आराम से निकाल लीजिएगा। तो हमने मान लिया उस रॉड का, जो भी आपको रॉड दिखाई थी, उस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और टेम्परेचर आपको पता ही है θ1 था, θ2 था, डिस्टेंस आपकी d थी, और मटेरियल है ना, मटेरियल की बात कर रहे हैं। मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी k थी, या जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो आपका मटेरियल का ही प्रॉपर्टी है, तो उसको आप जरा बहुत अच्छे से ध्यान
रखिएगा। तो के जो है वो मेटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें जब स्टेडी स्टेट पे हीट फ्लो होने की जो रेट रहेगी, जिसको मैं क्यू बाई टी बोल रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, तो वो हीट फ्लो का जो रेट होगा दैट विल बी थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द टेंपरेचर डिफरेंस डिवाइड बाय द डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? एंड की लास्ट जिन दो टेंपरेचर एंड का आपने टेंपरेचर डिफरेंस लिया उन्हीं के बीच की डिस्टेंस। इसको जरा ध्यान रखिएगा, अगले टर्म में न्यूमेरिकल कराएंगे हम। तो ये था आपका कंडक्शन के बारे में सब कुछ, और थ्री फेज ऑफ मैटर। थ्री फेज ऑफ मैटर तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें फिर से कोई सीरीज पैरेलल का 10th क्लास का कांसेप्ट लगेगा। तो अगले वीडियो जब हम रिलीज करें उससे पहले आप थोड़ा सा सीरीज पैरेलल को आप देख लीजिएगा। तो मैं निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव, और ये सीबीएसई 11th क्लास टर्म 2 का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आज वीडियो था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।